हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट प्रपोजल पर, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और हम जानेंगे कि इससे हमारे इकॉनमी पर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारी कंट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मैं एक आर्टिकल से लेके आया हूँ जो माधव गोडबोले जी ने लिखा है, और वो होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इंडिया के। तो हम स्टार्ट करते हैं बियॉन्ड द न्यू फसाड। समझते हैं सबसे पहले जो चेंजेस हुए हैं, और पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे इस एडिटोरियल को। तो स्टार्ट करते हैं पीपल्स पार्लियामेंट से। दिसंबर 2020 में पास हुआ कि एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब इसका उद्घाटन हुआ या जब इसका भूमि पूजन हुआ तो उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, और उनकी स्पीच किसी एक थर्ड पर्सन ने, उनकी दी गई स्पीच किसी थर्ड पर्सन ने रीड की, जो कि बहुत सही नहीं था। क्योंकि 70 ईयर्स के बाद आप इतना बड़ा चेंज कर रहे हैं और यह चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 79 कहता है कि एक पार्लियामेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट और लोकसभा प्लस राज्यसभा को कंप्राइज करती है। सॉरी फॉर दैट, इनका कॉम्बिनेशन होता है प्रेसिडेंट और लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सिर्फ अगर प्रधानमंत्री हैं तो सपोज करिए वो लोकसभा को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट को होना चाहिए था और प्रेसिडेंट को भी होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग मिसिंग थे। तो एक बहुत सारे क्वेश्चन ही खड़ा करता है। इसके अलावा कुछ और बिग क्वेश्चंस हैं। द मनी बीइंग स्पेंट ऑन रीडिज़ाइनिंग द एंटायर सेंट्रल विस्टा इज़ बीइंग चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में केस भी किया गया है इसके खिलाफ। कितना पैसे की ज़रूरत है क्या खर्च करने की इस टाइम पे, जब हम कोविड से जूझ रहे हैं और इंडिया के पास पैसे की कमी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि 20,000 करोड़ लग रहा है अराउंड, तो क्या टाइमिंग इसकी सही है। कोर्ट में जितना मुझे पता है गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है, लेकिन हो सकता है फिर से इस पे केस किया जा सके। और कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे कि क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है हमें। दूसरा, जो पॉपुलेशन और का बेसिस यूज़ किया जाता है एमपी सिलेक्शन के लिए, क्या वो सिस्टम सही है और क्या स्टिल उसे कंटिन्यू किया जा सकता है या करना चाहिए, यह भी हम डिलिमिटेशन में समझेंगे। उसके अलावा रिसेंट कुछ सालों में देखा गया है कि फंक्शनिंग जो है इस इंस्टीट्यूशन की बहुत अच्छी नहीं रही है, और बहुत कम सेशंस हो पाते हैं, लोग लड़ाई करते हैं आपस में, एक हेल्दी डिबेट नहीं होता है। तो क्या हम इनलार्ज करने से इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि नहीं, ये भी समझने वाली बात होगी। उसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कहता है कि अब बढ़कर ये हो जाएगी सीटें 888, और लोकसभा में और राज्यसभा में हो जाएगी 384। मतलब मेंबर्स पहले से बढ़ जाएंगे। जो पहले थे 543 थे लोकसभा में, और राज्यसभा में आपके और भी कम थे, अराउंड 250 होते हैं। तो ये बढ़ जाएगा। इसके पहले भी, अच्छा डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये बेसिकली डिसाइड करता है, होता क्या आप समझ लीजिए कि कैसे डिसाइड होता है कि एक लोकसभा की सीट एक स्टेट में कैसे होगी, कितनी लोकसभा की सीट होनी चाहिए। सपोज करिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, अगर 80 सीट है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिसाइड होगा कि इतनी पॉपुलेशन होगी जो कि एक सीट को रिप्रेजेंट करेगी, एक एमपी की सीट को। तो ऑल ओवर इंडिया सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। लेकिन जिन राज्यों में ऐसी पॉपुलेशन, जहाँ पे जिन राज्यों में कम है वहाँ पे तो एमपीज़ कम होंगे, और जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर एमपी ज़्यादा होंगे। ये शुरू हुआ था 1956 में, जब सबसे पहले लोकसभा की सीट थी 494 थी। फिर अगले 10 साल में जब चेंज आया 1967 में, तो 520 हो गई बढ़कर, और 1976 में फाइनली 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते तो 545 एट प्रेजेंट जो अभी कंटिन्यू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये लगातार बढ़ने लगा और कुछ लिमिटेड एरिया जैसे नॉर्थ वाले जो पोर्शन थे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो वहाँ पे सीटें भी बढ़ने लगी।
तो साउथ से विरोध होने लगा। जैसे एक बार लैंग्वेज के लिए हुआ था 1960 में, जब एक कॉमन लैंग्वेज की कोशिश हो रही थी कि हिंदी या किसी को एक कॉमन लैंग्वेज या एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, जो कि अभी कोई भी नहीं इंडिया के लिए। तो इंदिरा गांधी ने 1976 में लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि हम डिलिमिटेशन नहीं लाएंगे और इसी को फाइनली लॉक कर देते हैं। और उस टाइम क्योंकि साउथ वाले कहते थे कि हम अपना पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो हम इसका नुकसान क्यों उठाएं, और गवर्नमेंट उस टाइम चाहती भी थी लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और इसके अलावा कुछ और नुकसान जो हो सकते हैं इस नए स्ट्रक्चर के बनने से, जो हमारा फेडरलिज्म है उसके टूटने के चांसेस हैं। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कहता है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। आप जल्दी देखें जल्दी कुछ समय में कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जीएसटी को लेकर अब सेंटर एक साथ टैक्स कलेक्ट करता है और फिर आधा टैक्स स्टेट को डिवाइड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे टैक्स कंप्लेन करते हैं कि अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं अपने, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा अगर ऐसा होता है तो साउथ में होगा क्या कि साउथ में सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और बढ़ नहीं रही हैं। वहाँ पर 2.1 से ग्रोथ नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन है वहाँ पे 1.5 1.6 के रेंज में हो रहा है ग्रोथ, और अभी भी यूपी बिहार यहाँ पे 3.2 के रेंज में ग्रोथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 लोग खुद से ज़्यादा लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, 3 4 5 बच्चे हैं, तो वो रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस रेशियो के हिसाब से यहाँ पे सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। और अभी तो कहा जा रहा था कि 2031 में डिलिमिटेशन लाया जाए, लेकिन अगर 2021 का सेंसस यूज़ करके ये गवर्नमेंट लाती है डिलिमिटेशन तो बहुत सारे नए प्रॉब्लम आ सकते हैं और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर टूट भी सकता है। और अगर आगे बात करें तो 15th कमीशन के बारे में, तो उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और शायद बजट के समय आएंगी, जो कि बहुत गलत है और नया फार्मूला लाने की बात है उसमें। बेसिकली उसमें था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जिसे बोलते हैं, वो कहता है कि 2011 में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप टैक्स रेवेन्यू को एलोकेशन करें, लेकिन साउथ वाले विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की और देश चाहता था कि हम 2 बच्चे ही पैदा करें और पॉपुलेशन पे एक ब्रेक लगाएं, तो हमें इसका लॉस क्यों हो रहा है? हम जितना कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री को उस रेशियो में हमें पैसा क्यों वापस नहीं मिलता? जितना हम GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब से हमारे स्टेट को पैसा क्यों नहीं मिलता? ये सब प्रॉब्लम आती हैं। उसके अलावा कुछ और बड़े क्वेश्चन हैं, बिग क्वेश्चंस, कि जैसे कि 3 बड़े क्वेश्चंस हैं। एक है ऑफिशियल लैंग्वेज का, दूसरा है SC रिजर्वेशन का, तीसरा है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूट्स। तो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूट्स का है तीसरा। तो ये कहता है कि अब तीसरे वाले को उठाने का समय आ गया, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का भी अभी ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी हिंदी पढ़ाने के लिए, तो उस पर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन थर्ड वाला जो डिलिमिटेशन का है तो उसको अब लेना ही पड़ेगा, या उसको सॉर्ट आउट कर दें कि आप इसको डीलिंक कर दें। मीन्स कि जितने लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है उससे आप मतलब नहीं रखेंगे, आप फिक्स सीटें करेंगे किसी और बेसिस पे, कि पहले होता है कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी सीटें होंगी MP की, लेकिन आप उसको डीलिंक कर दें, नहीं तो जो साउथ की स्टेट रहेंगे बहुत पीछे हो जाएंगे और बस नॉर्थ की स्टेट डोमिनेट कर जाएंगे और जो कुछ भी लॉ बनाने लगेंगे जिससे देश में बहुत प्रॉब्लम होगी। और हो सकता है साउथ के बहुत सारे स्टेट ये भी विरोध करें कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया को, जो इंडिया नहीं चाहेगा कभी भी फेस करने को। उसके अलावा वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी कठिन हो जाएगी। बहुत स्लो स्टडी अभी चल रही है और पब्लिक को विश्वास नहीं रह गया है इस पर, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि सही से काम हो रहा है। मतलब इतनी इनडिसिप्लिन तरीके से लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको पता होगा कि माइक को फिक्स कर दिया गया है, पेपर वेट को हटा दिया है, क्लिप्स को ला दिया गया है, कि उनको भरोसा नहीं कि आपस में ये लोग कब लड़ाई कर लें। तो इतना डिस्ट्रस्ट हो गया धीरे धीरे। तो इनलार्ज करने से, बस बड़े हॉल्स बनाने से क्या सब कुछ सॉर्ट आउट होगा? ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा कमेटी का सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कमेटी ही सही तरीका, क्योंकि बिना, पहले क्या होता था, कमेटीज़ जो रहती थी वो डिसाइड करती थी कि कौन सा लॉ बनेगा, कैसे बनेगा। उस कमेटी जब वो डिसाइड करती थी उस पर रिसर्च होता था और फिर वो गवर्नमेंट के पास लाती थी, फिर लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस होकर पास होता था। लेकिन अब कमिटीज़ को बहुत कम कर दिया गया या उनके डिसीजन को बहुत कम सुना जाता है।
तो उसका रीज़न आप देख सकते हैं, ये किसान कानून इतना विरोध क्यों हो रहा है। आप सीधे ऑर्डिनेंस लाके जब पास करेंगे तो जब तक ठीक है, नहीं तो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का एक सेंटीमेंट बना तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, और प्रॉब्लम पूरा कंट्री फेस करती है, ये समझना चाहिए हर गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को, सबको। इंदिरा गांधी और मोदी, ये दो लोग ने कोशिश की थी रिफॉर्म्स लाने की। 1975 to 77 में इमरजेंसी के टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, तब लोगों को डर था अपोजिशन को कि ये सेंट्रलाइज सब कुछ करना चाहती हैं इंदिरा गांधी और कब्जा करना चाहती हैं। उसके अलावा एट प्रेजेंट सिचुएशन जो चेंजेस ला रहे हैं मोदी जी, इनसे भी लोगों को डर है कि ये सब कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं। और कमिटी सिस्टम जो था, कमिटी सिस्टम पहले इतना नहीं एक्टिव था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कमिटी सिस्टम को लाया जिससे बहुत ग्रोथ होने लगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया, बहुत स्लो डाउन कर दिया है। और कमिटी सिस्टम ही एक बेटर तरीका है, क्योंकि यूएस में ये फॉलो किया जाता है। यूएस में होता क्या है कि आप सभी पार्टी के लोगों को अपने साथ लें उस कमेटी में और फिर डिस्कशन करें, और उसका आप मतलब टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट, की पब्लिक भी देखे हो क्या रहा है। तो कोई लॉ जब बनेगा तो उसका विरोध पूरे देश में नहीं होगा और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस हुआ रहेगा। और आपको फिर से रिस्टोर करना चाहिए जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को, जिसने हर्षद मेहता स्कैम को पकड़ा था। बहुत पहले एक्टिव थी लेकिन अब बहुत स्लो हो गई है। और बहुत सारे चेंजेस और लाने चाहिए। ये सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं कि फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, हमें फिक्स दिखाना पड़ेगा कि एनुअल कैलेंडर हमको कितने दिन बैठना है। उसके अलावा मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग क्या होगी, कुछ नए रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। जो लोग लड़ाई करते हैं, सही से डिस्कस नहीं करते हैं, हुटिंग करते हैं, उन सबको और फॉर्मलाइज करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक करना पड़ेगा कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके और अच्छा आउटपुट दे पाएँ। उसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है जो डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि ओवरसीज़ ग्लोबल ट्रीटीज़ के बारे में, क्योंकि होता क्या है कई बार जो भी गवर्नमेंट आती है, सपोज़ करिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो इटली के साथ या फ्रांस के साथ किसी के साथ चली गई है कोलेब्रेशन में, और फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो यूएस के साथ चली जा रही है, वो इजराइल के साथ चली जा रही है। तो आप आपस में बिना डिस्कस किए अगर हर गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से अपना फॉरेन पॉलिसी को लेकर जाएगी तो कंट्री को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूएस में होता है तो इंडिया में भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर कह सकते हैं, अगर मेजर चेंजेस नहीं आए तो हम एक बड़े स्केल का एक पार्लियामेंट पा जाएंगे जिसमें बड़े स्केल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो होप हम अवॉइड करेंगे। और मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू सिर्फ पार्लियामेंट के प्रोज और कॉन्स नहीं, बल्कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो कुछ चेंजेस होने चाहिए उस पर भी मैं डिस्कस करूं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर